हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है कैल्विन साइकिल। ठीक है, आज हम लोगों को बच्चों पढ़ना है कैल्विन साइकिल। ठीक, कैल्विन साइकिल। ठीक है, आज हम लोगों को क्या करना है, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल को आप सामान्यतः C3 साइकिल के नाम पे भी जानते हैं, तो इसको अपन थोड़ा ये भी लिख लें, C3 साइकिल। ठीक है, कैल्विन साइकिल अथवा इसको अपन क्या देख लें, C3 साइकिल। ठीक है, तो कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले कैल्विन ने क्या किया था, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन बताया था। किसने? कैल्विन ने। तो पहले अपन कैल्विन का थोड़ा सा वर्क देख लें। ठीक है, कैल्विन, और कैल्विन का वर्क कब का है? 1975। तो कैल्विन ने सबसे पहले इसने सबसे पहले CO2 का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन बताया। कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन बताया था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन बताया था। ठीक है, और इसके लिए इसने जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया, उसमें जो कार्बन उपयोग किया वो रेडियो आइसोटॉपिक कार्बन C14 का उपयोग किया। इसके लिए कैल्विन कैल्विन और उसके साथियों ने क्या किया था, C14 रेडियो आइसोटॉपिक कार्बन का उपयोग किया। रेडियो आइसोटॉपिक कार्बन का उपयोग किया। ठीक है, उपयोग किया, रेडियो आइसोटॉपिक कार्बन का उपयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन के लिए जिस मटेरियल का उपयोग किया वो था क्या, क्लोरेला एल्गी। ठीक है ना, इसने CO2 के कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन के लिए कौन सा, क्लोरेला एल्गी। ठीक है, क्लोरेला एल्गी का उपयोग किया। ठीक है, का उपयोग किया। ठीक है, क्लोरेला एल्गी का उपयोग किया। इसमें जो ऑपरेटस का उपयोग किया, उस ऑपरेटस का नाम है जीगर काउंटर मूलर ऑपरेटस। ठीक है ना, इसने जीगर काउंटर मूलर ऑपरेटस का उपयोग किया। ठीक है ना, जीगर काउंटर मूलर ऑपरेटस। तो ये भी पूछ लेता है कि ऑपरेटस का क्या नाम था जिसमें कि CO2 का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन समझाया था। उस ऑपरेटस का नाम है जीगर काउंटर मूलर ऑपरेटस। कौन से एल्गी का उपयोग किया था या कौन से मटेरियल का? तो क्लोरेला एल्गी का उपयोग किया। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी कार्बन का उपयोग किया? रेडियो आइसोटॉपिक C14 का उपयोग किया था। इसके लिए, इस एक्सीलेंट वर्क के लिए, इस काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दी गई थी। ठीक है, इस काम के लिए ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज 1961 में, नोबेल प्राइज 1961 में दिया गया था। ठीक है, दिया गया था। नोबेल प्राइज जो है इनको 1961 में दिया गया था। तो कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि कैल्विन ने इस पर इतना वर्क किया था। कैल्विन का पूरा नाम जो है वो मेल्विन कैल्विन है। एक और लिख लीजिएगा कि कैल्विन का पूरा नाम मेल्विन कैल्विन है।
कैल्विन है। ठीक है, कैल्विन का पूरा नाम क्या है? मेल्विन कैल्विन है। तो ये जो है कैल्विन साइकिल से रिलेटेड जो है ये जानकारी है। इसके थोड़ा सा हम लोग क्या देख लें, इसके कुछ सिनोनिम्स देख लें, इसके कुछ नाम, इसको कई नाम से अपन जानते हैं। तो कैल्विन तो अपन जान ही गए कि कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, ये तो अपन जान लिए। अब देखिए इसके कुछ नाम है। C3 साइकिल, पहले आप देख लो कि C3 साइकिल, इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं? इस साइकिल में पहला बना स्थायी यौगिक जो होता है, क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। तो इसमें पहला बना स्थायी यौगिक, इसमें पहला बना स्थायी यौगिक एक 3 कार्बन युक्त क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 3 कार्बन युक्त है, वो 3 कार्बन युक्त है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? C3 साइकिल कहते हैं। इसलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? C3 साइकिल कहते हैं। इसमें पहला बना स्थायी यौगिक क्या होता है? एक 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? C3 साइकिल कहते हैं। एक और इसका नाम है कि कैल्विन बेंसन एंड बसाम साइकिल। इसको कैल्विन बेंसन एंड बसाम साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, कैल्विन बेंसन एंड बसाम साइकिल, ये 3 वैज्ञानिक हैं, कैल्विन, बेंसन और बसाम। ये तीनों वैज्ञानिक इस साइकिल को, पूरी साइकिल को ट्रेस आउट किया था कि कौन सा केमिकल किस स्थान पर स्थित है इस साइकिल में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कैल्विन बेंसन एंड बसाम साइकिल। यह क्यों कहते हैं? यह तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया है? इस पूरी साइकिल को, तीनों वैज्ञानिकों ने इस पूरी साइकिल को क्या किया? इस पूरी साइकिल को ट्रेस आउट किया है, ट्रेस आउट किया है। ठीक है, ट्रेस आउट किया है, इस पूरी साइकिल को क्या किया है? ट्रेस आउट किया है, बताया है कि कौन सा केमिकल किस स्थान पर स्थित है। यह बताया है कि इस साइकिल में कौन सा केमिकल किस स्थान पर स्थित है, किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, स्थित है मतलब ये साइकिल में जो केमिकल जहां जहां स्थित है उसको किसने ट्रेस आउट किया है? कैल्विन बेंसन और बसाम ने। इसलिए इस साइकिल को एक नाम और से जानते हैं, कैल्विन बेंसन एंड बसाम साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट एक नाम है कि कार्बन रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस, कार्बन रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कार्बन रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस में कार्बन का अवकरण, क्योंकि इस साइकिल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो किसमें रिड्यूस हो जाता है, किसमें चला जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। तो इसलिए इसे कहते हैं कार्बन रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इस साइकिल में CO2 का कार्बन जो है, कार्बन किसमें रिड्यूस हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है? रेड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस्ड हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं कार्बन रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद है फोटोसिंथेसिस कार्बन रिडक्शन साइकिल। फोटोसिंथेसिस इन, एक नाम और है इसी का,
फोटोसिंथेसिस कार्बन रिडक्शन साइकिल, PSCR साइकिल, PSCR साइकिल, फोटोसिंथेसिस कार्बन रिडक्शन साइकिल, फोटोसिंथेसिस कार्बन रिडक्शन साइकिल। ठीक है, कार्बन रिडक्शन साइकिल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कार्बन रिडक्शन साइकिल मतलब CO2 किस में रिड्यूस होती है? कार्बोहाइड्रेट में। CO2 reduced in कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस होती है, इसलिए इसे कहते हैं PSCR, फोटोसिंथेसिस कार्बन रिडक्शन साइकिल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक इसका नाम है कार्बन एसिमिलेशन साइकिल। एक और नाम इसका है कार्बन एसिमिलेशन साइकिल। ठीक है, कार्बन एसिमिलेशन साइकिल मतलब यहां क्या होता है कि जो 6 कार्बन 6CO2 जो यूज होता है, तो उसके 6 कार्बन किसमें? C6H12O6 में क्या हो जाते हैं? संग्रहित हो जाते हैं। तो क्योंकि इसमें 6CO2 किसमें रिड्यूस हो जाते हैं? C6H12O6 में, O6 में क्या हो जाते हैं? संग्रहित हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कार्बन एसिमिलेशन साइकिल। तो आप जान गए क्या कैल्विन साइकिल किसे कहते हैं? आप जान गए C3 साइकिल किसे कहते हैं, कैल्विन बेंसन एंड बसाम साइकिल किसे कहते हैं, कार्बन रिडक्शन साइकिल किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कार्बन रिडक्शन साइकिल यानी PSCR साइकिल किसको कहते हैं? आप जान गए क्या कार्बन एसिमिलेशन साइकिल भी इसी को कहते हैं। एक नाम और है इसको, डार्क रिएक्शन। इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? एक नाम और है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या है? लाइट की आवश्यकता नहीं होती। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस साइकिल या इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए क्या है? लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि इस साइकिल के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है ना। इसके बाद इसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर पर बेस्ड होती है, टेम्परेचर पर निर्भर होती है। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह टेम्परेचर पर निर्भर होती है, टेम्परेचर पर निर्भर होती है। क्यों कहते हैं बेटा? इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर पर निर्भर होती है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह टेम्परेचर पर निर्भर होती है, इसलिए इसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसे लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी कहते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी इसको कहते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी कहते हैं, है ना। लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी कहते हैं क्योंकि यह लाइट से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, लाइट का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है ना, लाइट पर यह निर्भर नहीं होती। लाइट इंडिपेंडेंट फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लाइट से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, लाइट पर निर्भर नहीं होती। क्योंकि यह प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ठीक है, तो ये इसके कुछ 5-7 नाम है इंपॉर्टेंट, जिनको कि आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट देख लें ऑकरेंस। ठीक है,
ऑकरेंस, प्राप्ति स्थान, ये साइकिल कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ऑकरेंस, ये साइकिल जो है पाई जाती है किसमें, मुख्यतया डाइकॉट प्लांट में पाई जाती है। यह साइकिल मुख्यतया डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती है, ये साइकिल मुख्यतः किसमें पाई जाती है बेटा, ये पाई जाती है डाइकॉट प्लांट्स में, ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप यह कुछ मोनोकॉट प्लांट्स में भी पाई जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनली, ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप यह साइकिल कुछ मोनोकॉट प्लांट्स में भी पाई जाती है, कुछ मोनोकॉट प्लांट्स में भी पाई जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप यानी एक्सेप्शनली यह साइकिल कुछ मोनोकॉट प्लांट्स में भी पाई जाती है, ठीक है। जैसे कौन कौन से मोनोकॉट प्लांट हैं, जैसे वीट, राइस, बार्ली, ओट, वीट, राइस, बार्ली, ओट और राई, ठीक है ना, राई। तो ये है, इसका बॉटेनिकल नेम आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसका क्या नाम है, वीट का ट्रिटिकम वल्गेयर। राइस का क्या नाम है, राइस का क्या बॉटेनिकल नेम है, राइस का नाम है ओराइजा सटाइवा, ठीक है, राइस का नाम है। बार्ली का क्या नाम है, हॉर्डियम वल्गेयर, ठीक है, हॉर्डियम वल्गेयर। और ओट का क्या नाम है, अवेना सटाइवा। और राई का क्या नाम है, सिकाल सीरियल, है ना, सीरियल, ठीक है, सिकाल सीरियल, अनाज जिसके अंतर्गत आते हैं ये। तो ये क्या है, ये जो है मोनोकॉट है जिनमें की C3 साइकिल पाई जाती है। ये सभी क्या है, सभी मोनोकॉट्स हैं जिनमें क्या पाई जाती है, C3 साइकिल पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका ऑकरेंस है। इसी तरह से इसमें क्या है कि नेक्स्ट अपन लिख लें कैरेक्टर्स, अगली हेडिंग क्या लिख लें, कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। वह प्लांट जिनमें C3 साइकिल पाई जाती है उन्हें C3 प्लांट कहते हैं। नंबर 1 क्या है, वह प्लांट जिनमें C3 साइकिल पाई जाती है, जिनमें C3 साइकिल पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, C3 प्लांट कहते हैं। उन्हें C3 प्लांट्स कहते हैं, ठीक है ना, उन्हें C3 प्लांट्स कहते हैं। वह प्लांट जिनमें C3 साइकिल पाई जाती है उन्हें C3 प्लांट कहते हैं। नंबर 2, दूसरा क्या है कि यह साइकिल में पहला बना स्थायी यौगिक, इसमें पहला बना स्थायी यौगिक एक 3 कार्बन युक्त यौगिक होता है। एक 3 कार्बन युक्त यौगिक होता है, 3 कार्बन युक्त यौगिक होता है, जिसे क्या कहते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं, जिसे फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। फास्फोग्लिसरिक एसिड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं PGA, ठीक है ना। तो PGA बनता है पहला, जो 3 कार्बन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये साइकिल, यदि इसको क्या किया जाए, शुद्ध O2 दें, तो इसमें फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है,
रुक जाती है। कौन से? C3 प्लांट को यदि शुद्ध O2 दें तो इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। C3 प्लांट को यदि यदि क्या दिया जाए? प्योर O2 दी जाए, शुद्ध O2 दिया जाए, शुद्ध O2 दिया जाए तो क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है? रुक जाती है ना। मतलब ऑक्सीजन इनहिबिशन इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का रुकना, ठीक है, रुक जाती है। तो ये एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर, इस साइकिल के लिए उपयुक्त तापक्रम, इस साइकिल के लिए उपयुक्त तापक्रम, इस साइकिल के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होता है? 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर, ये जो C3 प्लांट है इनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, C3 प्लांट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितनी होती है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 15 से 35 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, 15 से 25 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। इस साइकिल में एक बार में वे 18 एटीपी एंड 12 NADPH2 एंड 12 NADPH2 का उपयोग होता है, और क्या बनता है? उपयोग होता है और C6H12O6 बनता, और एक हेक्सोज यानी कि C6H12O6 बनता है, ठीक है। इस साइकिल में एक बार में कितना होता है कि 6, आप यहां ये भी लिख सकते हैं 6CO2 एंड 6CO2 कामा कर दीजिए, ठीक है। यहां ये भी लिख सकते हैं 6CO2 कामा 18 ATP और 12 NADPH2 का उपयोग होता है और एक C6H12O6 का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है कि एक और कैरेक्टर, इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिख लीजिए। यह साइकिल किसमें पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है। यह साइकिल क्लोरोप्लास्ट के किसमें पाई जाती है? स्ट्रोमा में पाई जाती है, स्ट्रोमा में पाई जाती है। यह साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्या है? कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको देखना है। ऑफ कैल्विन साइकिल। तो नेक्स्ट हेडिंग है, क्या है? मैकेनिज्म ऑफ कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल की क्रिया विधि। तो ये कैल्विन साइकिल जो है बच्चों, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कैल्विन साइकिल निम्न 3 स्टेप्स में एक कंप्लीट होती है, ठीक है। निम्न 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होती है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है, पहला है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। पहला होता है क्या? ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, VERSAL, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। यहां क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस की ये साइकिल क्या होती है? पूरी तरह से उल्टी होती है। तो ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल में यहां क्या होता है कि कुछ स्टेप ग्लाइकोलिसिस के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे वहां आप देखेंगे कि पहले 3PGAL बनेगा, फिर 1,3-DiPGA बनेगा, फिर उससे 3PGA बनेगा, ऐसे होता है। और यहां क्या है? उसका
उल्टा होता है, ठीक है ना। तो यहां क्या क्या बनता है, मैं शॉर्ट में आपको यहां पे बता देता हूं कि यहां क्या बनेगा, पहले बनेगा 3PgA बनेगा, फिर 3PgA से क्या बनेगा 1,3-डाई-PgA बनेगा, 1,3-डाई-PgA बनेगा, फिर 1,3-डाई-PgA से क्या बनेगा 3PgAl बनेगा, ठीक है, 3PgAl बनेगा। तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, पहले ये बनता है, फिर ये बनता है, और फिर ये बनता है, और यहां क्या होता है, इसके विपरीत होती है, इसलिए इसे कहते हैं ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। ये पहली फेज होती है, पहला स्टेप होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा होता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस ऑफ, सेकंड स्टेप है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो ये जो 3PgAl बनता है, इसके कुछ मॉलिक्यूल आगे चल करके क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट या हेक्सोज बना देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि 3PgAl के इसमें 3PgAl के कुछ अणु जो है, कुछ मॉलिक्यूल 3PgAl के कुछ अणु क्या बना देते हैं, कुछ अणु इसमें 3PgAl के कुछ अणु आगे चलकर क्या बना देते हैं, आगे चल करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी हेक्सोज बनाते हैं। हेक्सोज में आप पढ़ेंगे क्या बनेगा, फ्रक्टोज, ठीक है। आप जनरली बुक्स में लिखा देखेंगे कि हेक्सोज लिखा रहता है, या स्टार्च लिखा रहता है, या ग्लूकोज लिखा रहता है, वास्तव में बनता है फ्रक्टोज, अभी अपन देखेंगे, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो है, थर्ड स्टेप, वो होता है रीजनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है, रीजनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है। तो RUBP का क्या होता है, रीजनरेशन होता है। तो 3PgAl के कुछ अणु आगे चल करके क्या बना देंगे, इस स्टेप में क्या होगा, इसमें 3PgAl के कुछ अणु जो है, 3PgAl के कुछ अणु क्या बना देते हैं, आगे चलकर क्या बना देते हैं, है RUBP का निर्माण करते हैं, ठीक है, RUBP का निर्माण करते हैं। इसमें 3PgAl के कुछ अणु आगे चल करके क्या करते हैं, RUBP का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं कि इस साइकिल में मुख्यतः 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, जो कि जिसमें ग्लाइकोलिसिस के कुछ स्टेप क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, रिवर्ट होते हैं। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या है, 3PgAl के कुछ अणु जाकर के आगे मिलकर के क्या बना देते हैं, आगे चलकर हेक्सोज बना देते हैं, जो कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या फ्रक्टोज है। फिर रीजनरेशन ऑफ RUBP, जो RUBP शुरू में उपयोग हो जाता है, उसका फिर से जनरेशन होता है, रीजनरेशन होता है, पुनर्उत्पादन होता है, और इसमें 3PgAl के कुछ अणु आगे चलकर RUBP बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कैल्विन साइकिल है। एक नोट लिख लीजिएगा कि कैल्विन साइकिल जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है। कैल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है, स्ट्रोमा में पाई जाती है, क्योंकि RUBP यहीं पर अधिक होता है, क्योंकि RUBP यहीं पर पाया जाता है, RUBP जो है वो यहीं पर पाया जाता है, इसलिए ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है, ठीक है। अब इसको अपन डायग्राम की सहायता से समझें, है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करें कि डायग्राम की सहायता से इसको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहां सबसे पहले अपने को इस जगह पर 6CO2 यूज होंगे और देखना है, और यहां लगेगा क्या, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। इसका पूरा फॉर्म क्या है, राइबोलोज
1,1,5 बाईफास्फेट, ठीक है, राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट। राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट जो है वो कितने का है? 5 कार्बन एटम का यौगिक है। 5 कार्बन एटम का ये होता है, 5 कार्बन एटम का कंपाउंड है, ठीक है ना, 5 कार्बन एटम का यौगिक है। अब देखिए 5 कार्बन एटम के इसमें कितने मॉलिक्यूल? इसमें होते हैं 6 मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे यूज होते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में 6 मॉलिक्यूल इसके होते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। तो यदि 6 को आप 5 से गुणा करें तो 30 कार्बन कहाँ हो गए? RuBp के हो गए, और 6 कार्बन इसके हो गए, तो कितना हो गया? 6 पंचे 30, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 6 पंचे 30, मतलब कि यहाँ पे कितने कार्बन मिल रहे हैं? मतलब कि यहाँ पे कितने कार्बन मिल रहे हैं? 30 कार्बन मिल रहे हैं। तो अब ये जो है ये 30 कार्बन यहाँ पे मिलते हैं और रीअरेंज होकर के यहाँ पे क्या बना देते हैं? यहाँ पर बनाते हैं 3PGA, मतलब 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड यहाँ पे क्या बनाते हैं बेटा? 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं। और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के कितने बनेंगे? क्योंकि ये कितना है? 3 कार्बन एटम का होता है, तो यहाँ कितने बनेंगे? यहाँ कितने हो रहे थे? 30 इसके हो रहे थे और 6 इसके, माने 36 कार्बन हो रहे थे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 3 36। यहाँ कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 12 3 36, 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो पूरे कार्बन यहाँ अरेंज हो जाते हैं इस तरह से। और क्या हो जाता है? 3PGA, जो कि पहला स्थायी यौगिक है 3 कार्बन एटम का, जिसके कारण इसे C3 साइकिल आप कहते हो। अब यहाँ एंजाइम क्या लगता है? RuBp कार्बोक्सिलेज, या कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ क्या लगता है? RuBp कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम आप यहाँ पे कह सकते हैं। RuBp कार्बोक्सी डिसम्यूटेज, है ना, RuBp कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। कभी कभी इसको रिवर्सको भी कहते हैं, तो चाहे रिवर्सको कहिए, चाहे RuBp कार्बोक्सी डिसम्यूटेज कहिए, चाहे RuBp कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहिए। कार्बोक्सिलेज इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जुड़ती है, ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं। और यहाँ क्या होता है कि साथ में +6H2O भी यूज हो जाते हैं, 6H2O का भी उपयोग हो जाता है। तो इस तरह से ये स्टेप जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद यहां क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप यहां पे होता है कि इस जगह पर बनता है 1,3-डाई-PGA, ठीक है, 1,3-डाई-PGA, 1,3-डाई-फास्फोग्लिसरिक एसिड, 13 मतलब यही फास्फोग्लिसरिक एसिड, और पहले पोजीशन पर भी फास्फेट पहुंच जाता है, ठीक है। अभी तीसरे पोजीशन पर फास्फेट था, तीसरे कार्बन पर था, अब पहले कार्बन पर भी फास्फेट पहुंच जाएगा, जुड़ जाएगा। और इसके लिए क्या होंगे कि ये कितने हैं? 3 कार्बन का है और 12 मॉलिक्यूल हैं, तो प्रत्येक के लिए 1 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पे 12 ATP का उपयोग होगा और 12 ADP जो है वो निकलेंगे, और यहाँ एंजाइम क्या लगेगा? फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम, जिस पे काम करता है उसका भी नाम इस पे जुड़ जाता है। तो यहाँ क्या लगता है? फास्फोग्लिसरोकाइनेज, है ना, फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम का उपयोग होता है। और क्या हो जाता है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 3 कार्बन ऐसे हैं, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो तीसरे पे पहले फास्फेट जुड़ा था, अब यहाँ पहले पर भी फास्फेट जुड़ गया, तो 1,3-डाई-PGA इसका नाम हो गया। फास्फोग्लिसरिक एसिड का नाम क्या होगा? 1,3-डाई-PGA। और ये फास्फेट किसके द्वारा जुड़ गया? प्रत्येक मॉलिक्यूल में एक एक फास्फेट इस 12 ATP से जुड़ गया है, ठीक है ना। तो ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अगला स्टेप है कि ये जो 1,3-डाई-PGA है, इस 1,3-डाई-PGA में क्या होता है कि यहां पर 1,3-डाई-PGA में इस जगह पर क्या हो जाता है कि यहां लगते हैं 12 NADPH2।
अच्छा, ये एटीपी और NADPH2 कहाँ बनते हैं? लाइट रिएक्शन में। मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन में बनते हैं और डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्या है, यूज हो रहे हैं, 12 एटीपी यूज हो गए, लाइट रिएक्शन में बने थे बहुत सारे, वहां संग्रहित रहते हैं। और ये क्या है कि 24 घंटे चलती है डार्क रिएक्शन, और जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है ना। तो जब लाइट मिलेगी तब होती है, तो वो इतनी तेज होती है कि इसके 24 घंटे चलने के लिए उस समय पर ये बन जाता है। मतलब डार्क रिएक्शन से लगभग 10 गुनी ज्यादा जो है रेट लाइट रिएक्शन की होती है। तो 10 गुना ज्यादा प्रोडक्शन, मतलब उपयोग होने से 10 गुना ज्यादा। तो अब क्या होगा कि इस जगह पर 12 मॉलिक्यूल हैं, तो प्रत्येक के लिए एक NADPH2 उपयोग होगा। तो यहां पे कितने हो जाएंगे बेटा? 12 NADPH2 का उपयोग होगा, 12 NADPH2 का उपयोग होगा। और 12 NADP क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। 12 NADPH2 लगेंगे और 12 NADP निकल जाएंगे। और साथ में क्या होगा कि जब पहले पोजीशन पर फास्फेट यहां पे जुड़ जाता है, जब दो फास्फेट जुड़े रहते हैं, 3 और 1 पे फास्फेट माने पहले कार्बन पर और लास्ट पे जुड़ा रहता है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाता है? अस्थायी हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जब अस्थायी हो जाता है तो जल्दी ही अपने पहले पोजीशन का फास्फेट जो है वो क्या करना चाहता है? हटाना चाहता है, ठीक है। पहले पोजीशन का फास्फेट जो है वो हटाना चाहता है। तो क्या करेगा कि यहां पे फास्फेट हटाने के लिए क्या करते हैं अपन कि H2O देते हैं। तो जो H2O यहां यूज हुआ था वो H2O इसको क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करके H3PO4 का निर्माण कर देगा, फास्फोरिक एसिड बना देगा, H3PO4 बन जाएगा। और कितने H3PO4? 12 मॉलिक्यूल से एक एक फास्फेट प्रत्येक मॉलिक्यूल से निकल जाएगा पहले पोजीशन से। तो कितने हो जाएंगे? 12 H3PO4 जो है यानी फास्फोरिक एसिड वो निकल जाएंगे, 12 फास्फोरिक एसिड बाहर आ जाएंगे। तो अब यहां पे क्या बनेगा? यहां बनेगा 3PGAL का निर्माण हो जाएगा, 3PGAL का निर्माण हो जाएगा। ये 3PGAL क्या है? 3 फास्फो ग्लिसरल है ना, ग्लिसरल डिहाइड, 3 फास्फो ग्लिसरल डिहाइड बन जाएगा। Al का मतलब है एल्डिहाइड से, ठीक है। और यहां क्या था? एसिड था, अब एसिड से किस में कन्वर्ट हो गया है? ग्लिसरल डिहाइड में, ठीक है। और यहां एंजाइम क्या होगा? यहां लगेगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां पे काम करेगा। साथ में क्या काम करेगा? H3PO4 निकला है तो फॉस्फाटेज एंजाइम भी काम करेगा। मतलब ये जो रिएक्शन है मल्टी एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है बेटा? ये मल्टी एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो जब भी हमको क्या करना होगा? फास्फेट हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे? H2O देंगे और उससे फास्फोरिक एसिड बना के निकाल देंगे। पानी में फास्फोरस जो है वो घुल जाएगा और फास्फोरिक एसिड बना करके क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और ये कितने कार्बन का है? ये 3 कार्बन का है। मॉलिक्यूल कितने बेटा? 12 मॉलिक्यूल हैं। तो अभी तो 36 कार्बन ही चलते चले आ रहे हैं, है कि नहीं? तो 12 मॉलिक्यूल है। अब यहां क्या होता है कि यहां पर ये जो 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है, इसको ये 4 समूहों में ये डिवाइड हो जाते हैं। इसके मॉलिक्यूल 4 समूहों में डिवाइड हो जाते हैं। दो मॉलिक्यूल जो है 3 कार्बन एटम के, 5 मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम, सब में 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन के हैं, तो 5 2 7 हो गए, 7 मॉलिक्यूल हो गए। फिर इसके बाद ये हो गए कितने? 3 मॉलिक्यूल हो गए, और ये भी कितने हैं? ये भी कितने हैं? 3 कार्बन के। और फिर कितने बचे? 2 मॉलिक्यूल और बचे, तो ये हो गए 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम के। तो ये क्या है कि 4 ग्रुप में 2 मॉलिक्यूल, इन 12 में से 2 मॉलिक्यूल ये हैं, 5 ये हैं, 3 ये हैं और 2 ये हैं, ठीक है। अब इनमें देखिए यहां 5 मॉलिक्यूल जो हैं, तो ये आइसोमर है, किसके आइसोमर है? ये DHAP के, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। मतलब यहां यदि इन 5 मॉलिक्यूल को आप क्या दे दीजिए? आइसोमरेज एंजाइम दे दीजिए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? DHAP में। और एंजाइम एंजाइम कौन सा काम करता है? आइसोमेरेज, ठीक है।
आइसोमरेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे काम करता है और डीएचएपी के डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट इसका नाम है। इसका क्या नाम है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ठीक है ना, फास्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है उसके कितने मॉलिक्यूल हैं? ये 5 मॉलिक्यूल हैं। और कितने? 5 मॉलिक्यूल हैं, 5 मॉलिक्यूल। और कितने कार्बन के हैं? 3 कार्बन के, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल कितने के हैं? 3 कार्बन एटम के, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कितने कार्बन यहाँ पे होंगे? 5 या 15, 15 कार्बन, 15 कार्बन एटम यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। ये अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस जगह पर कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स डीएचएपी के कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल ये हो गए, 2 ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया तो 2 मॉलिक्यूल कौन से हो गए? डीएचएपी के ये हो गए और 3 मॉलिक्यूल ये हो गए, 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 ग्रुप में इनको अपन डिवाइड कर लिए। कितने कार्बन के हैं? 3 कार्बन एटम के ये मॉलिक्यूल हैं। डीएचएपी के 2 मॉलिक्यूल और किसके? डीएचएपी के 3 मॉलिक्यूल ये हो गए, ठीक है। अब देखिए 3 मॉलिक्यूल मतलब कि यहाँ पे, हाँ, तो ये 3 मॉलिक्यूल हो गए तो यहाँ कितना है? 3 त्रिकाई 9 कार्बन यहाँ पे है और 3 त्रिकाई 9 कार्बन ये है। तो इसको बेटा क्या करना है कि ये जो 3 कार्बन ये है और 3 कार्बन ये, दोनों को आप क्या करोगे? यहाँ पे मिला दोगे और इनको जोड़ने का काम करेगा कौन? एल्डोलेज एंजाइम यहाँ काम करता है। एल्डोलेज एंजाइम जो है यहाँ एल्डोलेज एंजाइम इस जगह पर काम करता है। और एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है कि 3PGAL के 3 मॉलिक्यूल और डीएचएपी के 3 मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? आपस में जोड़ देता है। तो यहाँ पे 9 कार्बन ये हो गए और 9 कार्बन ये हो गए तो यहाँ कितने कार्बन? 9 दूनी 18। तो 18 कार्बन एटम में यहाँ बन जाता है क्या? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज यहाँ बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहाँ इनके बनते हैं 3 मॉलिक्यूल बनते हैं और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल और ये कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है। तो 6 त्रिक 18, यहाँ कितने थे? इस जगह पर 18 कार्बन मिल रहे थे और ये क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल जो बने और वो प्रत्येक मॉलिक्यूल कितने का है? 6 कार्बन का है। इसलिए यहाँ पे 18 जो थे तो ये 18 कार्बन जो है इस तरह से क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। मैंने आपको बताया था कि जब पहले पोजीशन और अंतिम पोजीशन पर फॉस्फेट होता है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। तो ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो क्या हो गया है? अस्थायी हो गया है। तो वो क्या करेगा कि स्थायी होने के लिए वो क्या करेगा कि अपन ने क्या बात की थी कि कहा था कि अपन इससे फास्फेट को हटाएंगे। तो फास्फेट को जब अपने को हटाना होगा तो अपन क्या करते हैं? H2O देते हैं और H3PO4 निकालते हैं। H3PO4 जो है वो क्या है? H3PO4 जो है उसको अपन क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो फास्फेट जो है वो पहले पोजीशन का पानी में घुल करके और फास्फोरिक एसिड बनाकर बाहर निकल जाता है। और इसमें एंजाइम कौन सा आप देते हो? अपन ने कहा था कि जब भी आप फॉस्फेट निकालेंगे तो पानी देंगे और फास्फाटेज एंजाइम दे देंगे तो H3PO4 निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? फास्फाटेज एंजाइम अपन दे देंगे और ये क्या हो जाएगा? H3PO4 निकल जाएगा। तो अब बचेगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। पहले पोजीशन से फास्फेट जो है वो क्या हो गया है? निकल गया है। तो अब बचेगा क्या बेटा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट, है ना, 6 फास्फेट बचेगा। फ्रक्टोज 6 फास्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं? फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल। और कितने कार्बन का है? ये 6 कार्बन का है। तो कार्बन की संख्या अभी वही है, मॉलिक्यूल 3 है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे अपन कि ये 2 ग्रुप में इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं अलग हो जाते हैं। 2 ग्रुप में मतलब कौन से? कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के, 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रक्टोज के ये अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा? 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के अलग हो जाते हैं। तो ये कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। और 2 मॉलिक्यूल ये किसके हैं? कितने हैं? 6 कार्बन एटम के। 6 कार्बन एटम के 2 मॉलिक्यूल ये अलग हो जाते हैं।
और इसका एक मालिक्यूल और बचा, 3 मालिक्यूल है ना, तो 2 इधर चले गए और एक मालिक्यूल जो है वो वन मालिक्यूल जो है 6 कार्बन एटम का अलग हो जाता है। 3 थे, 2 और 1, ये 3 हो गए। कार्बन एटम की संख्या, कार्बन एटम कितने हैं? 6 कार्बन का प्रत्येक मालिक्यूल है। अब इसमें क्या होगा कि एक मालिक्यूल फ्रक्टोज 6 फास्फेट का ये है, तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के एक मालिक्यूल को बेटा आप यदि क्या दे दो, H2O दे दो, फास्फेटेज एंजाइम दे दो, तो इसके छठवें पोजीशन से भी फास्फेट हट जाएगा और क्या बचेगा? फ्रक्टोज बचेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे कि इस जगह पर क्या कर दोगे, यहाँ पे आप दोगे H2O और क्या निकल जाएगा? H3PO4 निकल जाएगा। H3PO4 फास्फोरिक एसिड बना के निकल जाएगा। एंजाइम कौन सा काम करेगा? फास्फेटेज एंजाइम काम करेगा। जैसा कि यहां पे आपने किया था, जैसे यहां पे किया था कि आपने H2O दिया, फास्फेटेज एंजाइम दिया, तो H3PO4 निकल गया। तो इस मॉलिक्यूल के जो छठवें पोजीशन पे फास्फेट था वो निकल गया। तो अब बचा क्या? यहां बचा क्या? फ्रक्टोज, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? हेक्सोज बनता है या कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये फ्रक्टोज क्या है? एक मॉलिक्यूल जो है वो फ्रक्टोज का बनता है, 6 कार्बन एटम का होता है, और यही क्या है? हेक्सोज है, या इसी को आप क्या कहते हो? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। यही क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इस तरह से क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया, ठीक है। अब क्या है कि क्या बचा है यहाँ पे? दो मॉलिक्यूल जो हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट के हैं, और कितने कितने कार्बन के हैं? ये 6 कार्बन के हैं। तो 6 दूनी 12 कार्बन यहाँ पे हो गए। और इसको क्या है कि अभी आपके पास ये बचे हुए हैं PgAl के 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल और 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल ये बचे हुए हैं, और 2 मॉलिक्यूल DHAP के आपके पास यहाँ हैं, और 2 मॉलिक्यूल आपके ये हैं। तो अभी तो क्या हो गया कि आपने 2 स्टेप देख लिए। एक तो ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल आपने देख लिया, एक दूसरा क्या देख लिया? सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण देख लिया। अब तीसरे स्टेप की ओर अपन चले, तो इन सब का उपयोग करते हुए अपन को क्या बनाना है? तीसरे स्टेप में RUBP का रीजनरेशन करना है। तो अब ये जो है यहां से अपन क्या है? 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिया, मतलब 12 कार्बन एटम ये हो गए, ठीक है ना। और यहां पे कितने हैं? यहां पे 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम के हैं, तो 6 कार्बन यहां पे हैं। तो इनको भी आप क्या करिए कि यहां से आप ले लीजिए और इसको यहां से लेकर के और ऐसे यहां ले आइए, इसको यहां पे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? यहां पे कितने कार्बन हो जाएंगे बेटा? इस जगह पर कार्बन हो जाएंगे कितने? यहां पे कार्बन हो जाएंगे, ये 12 ये थे और 6 ये हैं, तो 12 6 18 कार्बन यहां पे मिलेंगे, ठीक है। और इन 18 कार्बन में जैसे ही मिलते हैं कि यहां पे एक एंजाइम होता है ट्रांसकीटोलेज। एक एंजाइम यहां पे होता है, कौन सा? ट्रांसकीटोलेज। तो यहां पे काम करता है ट्रांसकीटोलेज, ठीक है। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जो है वो काम करता है, और साथ में यहां पे कैटालिस्ट लगते हैं TPP, थाइएमीन पाइरोफॉस्फेट। TPP का फुल फॉर्म क्या है बेटा? TPP का फुल फॉर्म है थाइएमीन पाइरोफॉस्फेट, है ना, पाइरोफॉस्फेट, थाइएमीन पाइरोफॉस्फेट TPP का फुल फॉर्म है। तो ट्रांसकीटोलेज TPP और प्लस Mg प्लस एंजाइम काम करता है। एक और यहां ये एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज कि क्या होता है कि यौगिकों को जोड़ता है और फिर तुरंत अलग कर देता है। मतलब जोड़ते, यदि कहीं पे जुड़ते हैं कार्बन और फिर कार्बन अलग हो जाते हैं, तो वहां निश्चित ही एंजाइम ट्रांसकीटोलेज लगता है। साथ में ये कैटालिस्ट कौन कौन से? थाइएमीन पाइरोफॉस्फेट और कौन सा? Mg++। तो ये 3 चीजें यहाँ पे लगती हैं, और ये जो 18 कार्बन एटम यहाँ पे मिले थे वो 2 हिस्सों में टूट जाते हैं। तो 2 हिस्सों में टूट करके क्या क्या बनाते हैं? यहाँ पे 2 हिस्सों में जब ये टूटते हैं तो यहाँ बनता है इरेथ्रोज 4 फास्फेट। यहाँ बनता है बेटा क्या? इरेथ्रोज 4 फास्फेट, ठीक है, इरेथ्रोज 4 फास्फेट। इरेथ्रोज 4 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और प्रत्येक मॉलिक्यूल जो है वो कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का। प्रत्येक मॉलिक्यूल 4 कार्बन का होता है, तो 4 दूनी 8 कार्बन किसमें हो गए? इरेथ्रोज 4 फास्फेट में। अभी 10 और बचे, यहाँ 18 थे, तो 18 में 8 यहाँ हो गए, अभी 10 और बचे हुए हैं। तो यहाँ 5 कार्बन एटम का यहाँ पे बन जाता है क्या? जाइलुलोज
जाइलूलोज 5 फास्फेट, यहां बन जाता है बेटा जाइलूलोज 5 फास्फेट, जाइलूलोज 5 फास्फेट बन जाता है। और ये कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहां पर क्या है? 5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, जाइलूलोज 5 फास्फेट जो है 5 कार्बन के 2, तो 5 दूनी 10, 10 कार्बन जाइलूलोज में हो गए और 8 कार्बन किसमें हो गए? एरेथ्रोज 4 फास्फेट में। अब क्या होता है कि एरेथ्रोज 4 फास्फेट के 8 कार्बन जो हैं वो कहां? ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं किसके? डीएचएपी के, डीएचएपी यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं ये एरेथ्रोज 4 फास्फेट से मिल जाते हैं। और मिलाने का काम कौन सा किया करता है? एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम जो है वो क्या करता है? देखिए यहां पे क्या है? एल्डोलेज एंजाइम 2 को जोड़ने का काम कर रहा था, तो यहां एल्डोलेज एंजाइम जो है वो काम करेगा। क्या करेगा? एल्डोलेज जो है इसको, यानी कि इसके पास कितने थे? 6 कार्बन एटम इसके पास थे और 8 कार्बन एटम इसके पास थे, है ना? तो 8 से 14, ठीक है ना? तो 14 कार्बन एटम में से यहां बन जाता है 7 कार्बन एटम के 2 मॉलिक्यूल सीडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट। यहां क्या बन जाता है बेटा? सीडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट। यहां बनता है सीडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट, 17 डाइफॉस्फेट। ठीक है, 17 सीडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट यहां पे बन जाते हैं और एंजाइम लगता है एल्डोलेज। ठीक है, और इसके कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल, और कितने का है? 7 कार्बन एटम का प्रत्येक मॉलिक्यूल है। तो 7 दूनी 14 कार्बन एटम के क्या बन जाते हैं? सीडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट, सीडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है और इसमें एंजाइम लगता है एल्डोलेज। ठीक है, अब इसके बाद ये कार्बन, ये यहां पे बचा किसका? 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल, और ये है, ये क्या होते हैं कि 14 कार्बन यहां आप जान गए और 3 दूनी 6 कार्बन यहां है, तो 14 6 20। इस जगह पर क्या होता है बेटा कि ये 14 6 20 कार्बन जो है ये आपस में यहां पे मिलते हैं। ठीक है, और मिलने के बाद ये क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मिलते हैं और ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, माने रीअरेंज हो जाते हैं 2 ग्रुप में। मतलब यहां क्या हुआ था? मिले थे और तुरंत क्या हुआ था? टूट गए थे। तो क्या लगा था? ट्रांसकीटोलेज TPP प्लस Mg प्लस प्लस लगा था। तो यहां भी बेटा क्या लगेगा? ट्रांसकीटोलेज। मैंने आपको बता रखा है कि जहां पर कार्बन एटम मिलते हैं, जुड़ते हैं और फिर वो रीअरेंज होकर के 2 ग्रुप में टूट जाते हैं, तो वहां कौन सा एंजाइम लगता है? वहां लगता है बेटा ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज TPP प्लस Mg प्लस प्लस एंजाइम लगता है। ट्रांसकीटोलेज TPP प्लस Mg प्लस प्लस एंजाइम लगता है। तो ये 6 इसके हो गए और 8 इसके, 14 इसके कार्बन हो गए, तो 14 6 20 कार्बन यहां मिले और फिर वो क्या हो गए? अलग हो गए। तो ये अलग होकर के यहां पे बनाते हैं क्या? जाइलूलोज 5 फास्फेट, जाइलूलोज 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और 2 मॉलिक्यूल जो है वो कितने? 5 कार्बन के, तो 20 में से 10 कार्बन तो यहां हो गए। जाइलूलोज 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल कितने हो गए? 5 कार्बन के, तो 10 कार्बन ये हो गए, 10 कार्बन और बचे हैं आपके पास। तो ये जो 10 कार्बन है ये बना देते हैं यहां पे रिबोज 5 फास्फेट, रिबोज 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं और ये 2 मॉलिक्यूल 5 कार्बन के होते हैं। रिबोज 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण कर देते हैं और ये रिबोज 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल 5 कार्बन एटम के होते हैं। तो 5 दूनी 10 कार्बन ये हो गए और 10 कार्बन ये हो गए। यहाँ 20 कार्बन मिल रहे थे, तो 20 मिल करके और 10 10 के क्या बना लिया? 10 के रिबोज 5 फास्फेट बना लिया, जाइलूलोज 5 फास्फेट के 2 दोनों बना लिया। अब इसके बाद यहाँ क्या होता है कि ये 2 मॉलिक्यूल जाइलूलोज 5 फास्फेट के और ये 2 मॉलिक्यूल जाइलूलोज 5 फास्फेट के, तो ये दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाता है कि जाइलूलोज 5 फास्फेट के, इनको अपन जोड़ देते हैं, तो जाइलूलोज 5 फास्फेट के कितने बन गए यहाँ पे? जाइलूलोज 5 फास्फेट के कितने बन गए? 4 मॉलिक्यूल बन गए, है ना? 4 मॉलिक्यूल बन गए और ये कितने का है? 5 कार्बन का है। जाइलूलोज 5 फास्फेट के कितने अणु बन गए हैं? 4 अणु बन गए हैं। 5 चौको 20, 10 यहां थे 10 यहां थे, तो 20 कार्बन थे। तो ये अपन ने यहाँ पे दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया, ठीक है ना? दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे अपन ने लिख लिया है।
अब क्या है कि देखिए यहां पे कितना है 20 अणु है, इसको अपन इपीमेरेज एंजाइम दे दें, इसको इपीमेरेज एंजाइम जाइलूलोज को यदि आप क्या दे दें, इपीमेरेज एंजाइम दे दें। यहां पे यदि आपने क्या किया है कि इपीमेरेज एंजाइम जो है जाइलूलोज 5 फास्फेट को दे दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, राइबोलोज 5 फास्फेट में, राइबोलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और कितने मॉलिक्यूल हैं, ये 4 मॉलिक्यूल हैं, तो ये 4 मॉलिक्यूल जो है किसमें कन्वर्ट हो गए, राइबोलोज 5 फास्फेट में। ठीक है, राइबोलोज 5 फास्फेट में ये 4 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए। कार्बन की संख्या कितनी है, 5 कार्बन का प्रत्येक मॉलिक्यूल है। अब अभी क्या है कि यदि आप इसी तरह से रिबोज 5 फास्फेट को आइसोमरेज एंजाइम दे दीजिए, तो आइसोमरेज यदि एंजाइम दे तो इसके भी ये 2 अणु राइबोलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको आपने क्या दे दिया है यहाँ पे, आइसोमरेज। ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम यहां पर आपने दे दिया है। रिबोज 5 फास्फेट को आइसोमरेज देने पर रिबोज 5 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, राइबोलोज 5 फास्फेट में। और जाइलूलोज 5 फास्फेट को इपीमेरेज एंजाइम देने पर राइबोलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइबोलोज 5 फास्फेट के कितने अणु बन गए बेटा, 2 अणु ये और 4 अणु ये, तो 4 ये हो गए 2 मॉलिक्यूल प्लस 4 मॉलिक्यूल बराबर कितना हो गया, बराबर यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल जो है उनका निर्माण हो गया है, 6 मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया है। ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल जो है रिबोज से बने हैं राइबोलोज 5 फास्फेट के, और 4 मॉलिक्यूल किससे बने हैं, जाइलूलोज 5 फास्फेट से। तो 6 मॉलिक्यूल किसके हो गए, रिबोलोज 5 फास्फेट। अब 5 कार्बन का ये भी है, 5 कार्बन का ये भी है, 6 मॉलिक्यूल इसमें भी है, 6 मॉलिक्यूल यहाँ भी है। बस अंतर क्या है कि यहाँ फास्फेट 5वीं पोजीशन पर है, यहाँ भी है, केवल पहले पोजीशन पर यदि फास्फेट आप दे दें, फास्फेट पहले पोजीशन पर दे दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोलोज 1,5 बाई फास्फेट में। तो आप क्या करते हैं, जब भी फास्फेट आपको देना होता है तो आप क्या कर देते हो, यहाँ पे क्या देते हो, एटीपी देते हो, एटीपी आप देते हो और क्या निकाल देते हो, एटीपी निकाल देते हो, एटीपी निकल जाता है। और एंजाइम क्या काम करता है, काइनेज एंजाइम। ठीक है, तो रिबोलोज काइनेज एंजाइम, आप सीधे काइनेज एंजाइम लिख सकते हैं, फास्फोकाइनेज। ठीक है, फास्फोकाइनेज एंजाइम जो है वो यहां काम करेगा। और कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं, तो प्रत्येक के पहले पोजीशन पर फास्फेट आपको लगाना है, प्रत्येक के पहले पोजीशन पर, इसलिए 6 एटीपी आपको लगेंगे और 6 एटीपी जो है वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और इस तरह से क्या होगा कि राइबोलोज 1,5 बाई फास्फेट का निर्माण हो जाएगा। राइबोलोज में 5 फास्फेट मतलब 5वें पोजीशन पर पहले से फास्फेट था, एक एटीपी प्रत्येक मॉलिक्यूल को आपने इससे दे दिया तो पहले पोजीशन पर भी फास्फेट जाके जुड़ गया, तो 5वें और पहले दोनों में फास्फेट जुड़ गया, इसलिए राइबोलोज 1,5 बाई फास्फेट का क्या हो गया है, रीजनरेशन हो गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या है कि इसमें 3 स्टेप जो हैं वो कौन कौन से हो गए हैं। एक तो हो गया है, यहां से आप यदि देखें तो ये क्या होता है, यहां से आपने ये कौन सा है, ये वाला स्टेप जो है ये हो गया ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, ग्लाइकोलिसिस का उल्टा। और दूसरा क्या हो गया, यहां से आपने देखा कि ये जो है यहां से आप ये क्या हो गया है, तीसरा स्टेप हो गया, ये वाला हिस्सा क्या है, तीसरा स्टेप कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस। और ये क्या हो गया है, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी हो गया है, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। तो ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप है। 3 स्टेप आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये C3 साइकिल जो है ये पूरी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, तो ये जो है मैकेनिज्म ऑफ कैल्विन साइकिल। ठीक है, इसके लिए इसके बाद अपन थोड़ा सा एक और आप देखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 एटीपी ये लगे और 18 एटीपी। मैंने कहा था कि एक बार में यानी कार्बोहाइड्रेट के एक अणु के निर्माण में 18 एटीपी और 12 NADPH2 लगते हैं। ठीक है, एक बार में क्या होता है, CO2 के 6 अणु यूज होते हैं और फिर क्या हो जाता है, कितने, 12 NADPH2 और 18 मतलब 12 एटीपी यहाँ पे और 6 एटीपी यहाँ पे। तो ये इस तरह से 18 एटीपी और 12 NADPH2 क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं और एक कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट में कौन बनता है,
फ्रक्टोज बनता है, ठीक है ना। तो ये जो है C3 साइकिल इस तरह से हो गई। अब इसके बाद जो है अपन क्या देख लें, इसके बाद थोड़ा सा देख लें कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के साइड देख लें थोड़ा, है ना। साइड ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट एंड डार्क रिएक्शन की क्या देखें साइट। देखिए लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रैनम में होती है। तो अपन ये क्या है, ये जो है ये थैलाकॉइड इस तरह से, है ना, और ये थैलाकॉइड मिल करके क्या बना देते हैं, ग्रैनम बना देते हैं, ठीक है। ये है ग्रैनम, ये ग्रैनम है, ठीक, और ये ग्रैनम है, ठीक है। अब ग्रैनम में क्या होता है कि लाइट रिएक्शन में, ये इसको आप लिख लीजिए ग्रैनम, ठीक। और ग्रैनम में क्या होता है कि H2O लाइट रिएक्शन में क्या लगता है, H2O लगता है, और O2 जो है वो क्या हो जाती है, O2 बाहर निकल जाती है। ये किसका हो गया, लाइट रिएक्शन का। डार्क रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रोमा, ठीक है, और स्ट्रोमा ये भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये स्ट्रोमा है, ठीक, ये स्ट्रोमा है। और स्ट्रोमा जो है इसमें क्या होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है, CO2 जो है वो यूज होती है ना, CO2 यहाँ यूज होती है, और क्या बनता है, CH2O, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बाहर निकल जाता है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है ये। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनता है, CO2 स्ट्रोमा में यूज होती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है, और ग्रैना में H2O यूज होता है और O2 जो है वो निकलती है। तो यहाँ क्या होता है, ये किसका साइड हो गया, लाइट रिएक्शन। यहाँ क्या हो रही है बेटा, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ क्या हो रही है, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, डार्क रिएक्शन है। अब देखिए इनका कैसे संबंध है कि यहाँ लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, लाइट रिएक्शन में बनता है क्या, यहाँ पे ATP बनता है ना। और ATP कहाँ यूज हो जाता है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन में यूज हो जाता है। और यहाँ क्या होता है, NADPH2 बनता है और कहाँ यूज हो जाता है, डार्क रिएक्शन में। अब यहाँ ATP और NADPH2 यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में, और बनते क्या है, यहाँ पे, यहाँ बनेगा क्या बेटा, यहाँ बनेगा इस जगह पर ADP बनेगा, ADP, और लाइट रिएक्शन में क्या होगा, चला जाएगा लाइट रिएक्शन में, है ना, लाइट रिएक्शन में। और जो NADP बनेगा, NADP बनेगा और NADP जो है यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनमें दोनों में क्या है, संबंध है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, क्योंकि NADPH2 NAD जो है वो NADPH2 बनाने में यूज हो जाएंगे। तो फिर यहाँ कहाँ से मिलेंगे, लाइट रिएक्शन में, ग्रैना में। तो ये क्या है कि जो डार्क रिएक्शन में, स्ट्रोमा में जो बनेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, ग्रैना में चले जाएंगे, और जो ग्रैना में बनेगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, है ना, लाइट एंड डार्क रिएक्शन में संबंध है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो NADP और ADP है उनके लिए ग्रैना या लाइट रिएक्शन निर्भर होती है किस पे, स्ट्रोमा पे, और ATP और NADPH2 के लिए डार्क रिएक्शन निर्भर होती है किस पे, ग्रैना पे, ठीक है ना। तो ये एक संबंध है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा अपन इनके वो देख लें, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के थोड़ा इक्वेशन देखते हैं, है ना। लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन का इक्वेशन देखिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइट रिएक्शन का समीकरण। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या उपयोग होता है बेटा, पानी उपयोग होता है, आपने अभी देखा। तो अपन क्या देख लें, पानी मतलब 12H2O प्लस क्या क्या वहां पे यूज हो रहे थे, वहां पे यूज हो रहे थे 12 NADP यूज हो रहे थे, प्लस क्या यूज हो रहे थे, 18 ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस 18 इनऑर्गेनिक फास्फेट, ठीक है।
अब इसमें बनेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बनेगा प्रोडक्ट क्या बनता है, ये रिएक्टेंट हो गए, प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे बनता है 12 NADPH2, 12 NADPH2 का निर्माण होता है। यहाँ 12 NADPH2 बनते हैं, प्लस ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी मिलकर के क्या बना देंगे, 18 ATP बना देंगे, प्लस 6O2 जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, 6O2 मतलब यहां से क्या है कि आप देखिए यहाँ 24 हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो ये 24 हाइड्रोजन कहां पे आ गए हैं, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 12 दूनी 24 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, और ऑक्सीजन जो इसकी है 12 ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में निकलती है, ये ऑक्सीजन ये आ गई, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी मिलकर के क्या बना दिए, एटीपी बना दिए। ये किसका इक्वेशन है, लाइट रिएक्शन का इक्वेशन है। ठीक है ना, अब ये हो गया किसका बेटा इक्वेशन, लाइट रिएक्शन का इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ डार्क रिएक्शन, थोड़ा इसको भी देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ डार्क रिएक्शन का इक्वेशन थोड़ा आप देख लीजिए। डार्क रिएक्शन का इक्वेशन में क्या होता है कि आप देखते हो यहाँ क्या रहते हैं, रिएक्टेंट क्या क्या लगते हैं, आपने देखा है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। ठीक है ना, फिर क्या होता है वहां पे, और क्या यूज होता है वहां पे, यूज होता है क्या कि 12 NADPH2, वहां पे 12 NADPH2 उपयोग होते हैं, और 18 ATP भी उपयोग होते हैं, 18 ATP भी उपयोग होते हैं। जब 6CO2 आप यूज करते हो, तो मैंने अभी आपको बताया साइकिल में, कैल्विन साइकिल में, कि 12 NADPH2 और 18 ATP का उपयोग होता है। अब ये मिल करके ये क्या बनाते हैं, यहाँ बनता है C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, ये कार्बन 6 कार्बन जो है ये कहाँ आ गए, यहाँ पे C6H12O6, प्लस क्या बनता है 6H2O, प्लस बनता है क्या 6H2O, प्लस कितना, ये यूज हो गए, तो कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा 12 NADP प्लस 18 ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये सब अलग हो गए, है ना। इससे 18 फॉस्फेट अलग हो गए, तो 18 ADP बना था, है ना वहां पे, और यहाँ क्या था 12 NADPH2 का उपयोग हुआ था, तो 12 NADP बन गए। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या हो गया, डार्क रिएक्शन का इक्वेशन हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हो गया डार्क रिएक्शन का। अब फोटोसिंथेसिस का फाइनल इक्वेशन देखिए कैसे आप निकालेंगे, फोटोसिंथेसिस का फाइनल इक्वेशन। ठीक है ना, जो अपन ने स्टार्टिंग में फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पढ़ा था, वो इक्वेशन जो है वो अपने को देखना है। तो फाइनल इक्वेशन कैसे आप निकालोगे कि आप रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ते हो तो उसमें क्या करते हो, उसको बैलेंस कैसे करते हो। देखिए आपने यहाँ पे 12 NADPH2 ठीक है प्रोड्यूस हुए थे, तो ये 12 NADPH2 उपयोग हो गए। ठीक है ना, 12 NADPH2 यहाँ प्रोड्यूस हुए थे, तो ये 12 NADPH2 अंधकार अक्रिया में उपयोग हो गए। ठीक है, यहाँ 18 ATP प्रोड्यूस हुए थे, तो यहाँ 18 ATP जो है डार्क रिएक्शन में क्या हो गए हैं, उपयोग हो गए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए इधर वाले में, देखिए इधर वाले से इसको आप देखिए क्या है कि इसमें 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ प्रोड्यूस हुए, यहाँ यूज हुए थे, तो यहाँ क्या हो गए हैं, प्रोड्यूस हो गए हैं। 18 ADP यहाँ पे थे, तो 18 ADP यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, और ये कहाँ चले गए हैं, लाइट रिएक्शन में। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गए। इसके बाद ये 12 NADP जो है ये यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, और लगे क्या थे यहाँ 12, लाइट रिएक्शन में 12 NADP लगे थे। तो मेरे ख्याल से जितने रिएक्टेंट हैं जहां लगा था और जो प्रोडक्शन है उससे जब आपने माइनस कर दिया, तो जो बचा, अब बचा क्या है, बचा है 6CO2 यहाँ बचा है, और यहाँ क्या बचा है प्लस 12H2O बचा है ना, 6CO2 प्लस 12H2O, बाकी इधर ना तो इसमें कुछ बचा ना इसमें कुछ बचा। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, क्या हुआ है कि आप देखिए यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बचा है C6H12O6 प्लस क्या है 6H2O, और प्लस क्या है 6O2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन हो गया किसका, फोटोसिंथेसिस का। फाइनल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फाइनल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम जो इक्वेशन था अपन ने पढ़ा था शुरू में, क्या पढ़ा था, 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 अपन ने पढ़ा था। तो मैंने आपको इस तरह से पूरा आपको ये फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को बहुत विस्तार से बताया है, जो कि आपके बहुत काम आएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो यहीं तक। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि और भी बच्चों का भला हो सके। धन्यवाद।